गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। आज हम बात करना चाह रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के जीवन परिचय के बारे में। सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप सभी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से भी जाने जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ व इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता के रूप में सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा भी दिया है। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। इस प्रकार से यह भी सुभाष चंद्र बोस का नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने का प्रयास किया था तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें ख़त्म करने का आदेश दिया था। ख़त्म करने के इरादे से उनको भेजा था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा भी दिया। दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। इसके साथ साथ जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली, मांचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस अस्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष चंद्र बोस उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण भी किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेज़ों से मुक्त भी कराया, उनके चंगुल से छुड़ाया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया, जो कि एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है, रहस्य है कि जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों को आज भी यह मानना कि सुभाष की मौत 1945 में हुई थी। फिर उसके बाद रूस में नज़रबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित
दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए हैं। यानी कि नेताजी की मौत आज भी क्या है, रहस्य बनी हुई है। 16 जनवरी 2014 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया। आज़ाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी के जीवन परिचय के बारे में जानकारी इस प्रकार से है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था, जो कि धार्मिक परिवारों की महिला थी। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे। पहले वे सरकारी वकील थे, मगर बाद में उन्होंने निजी प्रैक्टिस शुरू कर दी। उन्होंने कटक की महापालिका में लंबे समय तक काम किया और वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें राय बहादुर का खिताब दिया था। प्रभावती देवी के पिता का नाम गंगा नारायण दत्त था। दत्त परिवार को कोलकाता का एक कुलीन परिवार माना जाता था। प्रभावती और जानकी दास बोस की कुल मिलाकर 14 संतानें थी, जिसमें 6 बेटियां और 8 बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान और 5वें बेटे थे। अपने सभी भाइयों में से सुभाष को सबसे अधिक लगाव शरद चंद्र से था। शरद बाबू प्रभावती और जानकी दास के दूसरे बेटे थे। सुभाष चंद्र बोस उन्हें मेजदा कहते थे, मेजदा के नाम से पुकारते थे। शरद बाबू की पत्नी का नाम विभावती था। सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की परीक्षा भी, आईपीएस की जो परीक्षा है उसको भी क्लियर किया है, पास किया। कटक के प्रोटेंट स्कूल से प्राइमरी शिक्षा पूर्ण कर 1909 में उन्होंने रेवेनसा कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। कॉलेज के प्रिंसिपल बेनी माधव दास के व्यक्तित्व का सुभाष के मन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। मात्र 15 वर्ष की आयु में सुभाष ने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन किया और विवेकानंद जी का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर देखा जा सकता है। 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा बीमार होने के बावजूद द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। 1916 में जब वे दर्शन शास्त्र में बीए के छात्र थे, किसी बात पर प्रेसिडेंसी कॉलेज के अध्यापकों और छात्रों के बीच झगड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने छात्रों का नेतृत्व संभाला, जिसके कारण उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज से 1 साल के लिए निकाल दिया गया और परीक्षा देने पर प्रतिबंध भी लगा दिया। 49वीं बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने का कह रहा था। खाली समय का उपयोग करने के लिए उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी की परीक्षा दी और फोर्ट विलियम सेनालय में रंगरूट के रूप में प्रवेश पा गए। फिर उनका ख्याल आया कि कहीं इंटरमीडिएट की तरह बीए में भी कम नंबर न आ जाए, और सुभाष चंद्र ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और 1919 में बीए ऑनर्स की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उनका दूसरा स्थान था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष चंद्र बोस आईपीएस आईसीएस बने, किंतु उनकी आयु को देखते हुए केवल एक ही बार में यह परीक्षा पास करनी थी। उन्होंने पिता से 24 घंटे का समय यह सोचने के लिए मांगा, ताकि वे परीक्षा देने या न देने पर कोई अंतिम निर्णय ले सके।
सारी रात इसी असमंजस में वह जागते रहे कि क्या किया जाए। आखिर उन्होंने परीक्षा देने का फैसला किया और 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। परीक्षा की तैयारी के लिए लंदन के किसी स्कूल में दाखिला न मिलने पर सुभाष चंद्र बोस ने किसी तरह किट्स विलियम हॉल में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान की ट्राईपास ऑनर्स की परीक्षा का अध्ययन करने हेतु उन्हें प्रवेश मिल गया। इससे उनके रहने व खाने की समस्या हल हो गई। हाल में एडमिशन लेना तो बहाना था, असली मकसद तो आईसीएस में पास होकर दिखाना था। उन्होंने 1920 में वरीयता सूची में चौथा स्थान प्राप्त करते हुए पास कर ली। इसके बाद सुभाष चंद्र ने अपने बड़े भाई शरत चंद्र बोस को पत्र लिखकर उनकी राय जाननी चाहिए कि उनके दिलो दिमाग पर तो स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेज़ों की गुलामी कैसे कर पाएंगे। 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव ईएस मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। एक पत्र देशबंधु चित्तरंजन दास को भी लिखा, किंतु अपनी मां प्रभावती को यह पत्र मिलते ही कि पिता परिवार के लोग या अन्य कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। सुभाष चंद्र बोस जून 1921 में मानसिक एवं नैतिक विज्ञान में ट्राईपास ऑनर्स की डिग्री के साथ स्वदेश वापस लौट आई। ऑस्ट्रिया में प्रेम विवाह। सन 1934 में जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, उस समय उन्हें अपनी पुस्तक लिखने हेतु एक अंग्रेजी जानने वाले टाइपिस्ट की आवश्यकता हुई। उनके एक मित्र ने एमिली सेकल नाम की एक ऑस्ट्रियन महिला से उनकी मुलाकात करा दी। एमिनी के पिता एक प्रसिद्ध पशु चिकित्सक थे। सुभाष एमिनी की ओर आकर्षित हुए और उन दोनों में स्वाभाविक प्रेम हो गया। नाजी जर्मनी के सख्त कानूनों को देखते हुए उन दोनों ने सन 1942 में बाड गास्टिन नामक स्थान पर हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। वियना में एमिनी ने एक पुत्री को जन्म दिया। सुभाष ने उसे पहली बार तब देखा जब वह मुश्किल से 4 सप्ताह की थी। उन्होंने उसका नाम अनीता बोस रखा था। अगस्त 1945 में ताइवान में हुई तथाकथित विमान दुर्घटना में जब सुभाष की मौत हुई, अनीता पौने 3 साल की थी। अनीता अभी जीवित है। उसका नाम अनीता बोस बाफ है। अपने पिता के परिवारजनों से मिलने अनीता बाफ कभी कभी भारत भी आती है। हरिपुरा कांग्रेस का अध्यक्ष पद। 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में होना तय हुआ था। इस अधिवेशन से पहले गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था, इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का स्वागत 51 बैलों द्वारा खींचे हुए रथ में किया गया। इस अधिवेशन में सुभाष का अध्यक्षीय भाषण बहुत ही प्रभावी हुआ। किसी भी भारतीय राजनीतिक व्यक्ति ने शायद ही इतना प्रभावी भाषण कभी दिया हो। अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में सुभाष ने योजना आयोग की स्थापना की। जवाहरलाल नेहरू इससे के पहले अध्यक्ष बनाए गए। सुभाष ने बंगलौर में मशहूर वैज्ञानिक सर विश्वेश्वरैया की अध्यक्षता में एक विज्ञान परिषद की स्थापना भी की। 1937 में जापान ने चीन पर आक्रमण कर दिया। सुभाष की अध्यक्षता में कांग्रेस ने चीनी जनता की सहायता के लिए डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस के नेतृत्व में चिकित्सीय दल भेजने का निर्णय लिया। आगे चलकर जब सुभाष ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जापान से सहयोग किया, तब कई लोग उन्हें जापान की कठपुतली और फासिस्ट कहने लगे। मगर इस घटना से यह सिद्ध होता है कि सुभाष न तो जापान की कठपुतली थे और न ही वे फासिस्ट विचारधारा से सहमत थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। 1938 में गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सुभाष को चुना था, मगर उन्हें सुभाष की कार्यपद्धति पसंद नहीं आई। इसी दौरान यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के बादल छा गए थे। सुभाष चाहते थे कि इंग्लैंड की इस कठिनाई का लाभ उठाकर भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधिक तीव्र किया जाए। उन्होंने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में इस ओर कदम उठाना भी शुरू कर दिया था।
परंतु गांधी जी इससे सहमत नहीं थे। 1939 में जब नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने का समय आया, तब सुभाष चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बनाया जाए जो इस मामले में किसी दबाव के आगे बिल्कुल न झुके। ऐसा किसी दूसरे व्यक्ति के सामने न आने पर सुभाष ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष बने रहना चाहा, लेकिन गांधी जी उन्हें अध्यक्ष पद से हटाना चाहते थे। गांधी ने अध्यक्ष पद के लिए पट्टाभी सीतारामैया को चुना। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने गांधी को पत्र लिखकर सुभाष को ही अध्यक्ष बनाने का निवेदन किया। प्रफुल्ल चंद्र राय और मेघनाथ साहा जैसे वैज्ञानिक भी सुभाष को ही फिर से अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने इस मामले में किसी की बात नहीं मानी। कोई समझौता न होने पर बहुत वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ। सब समझते थे कि जब महात्मा गांधी ने पट्टाभी सीतारामैया का साथ दिया तब वे चुनावी आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वास्तव में सुभाष का चुनाव में 1580 मत और सीतारामैया को 1370 मत मिले। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष बाबू 203 मतों से चुनाव जीत गए, मगर चुनाव के नतीजे के साथ बात खत्म नहीं हुई। गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया की हार को अपनी हार बताकर अपने साथियों से कह दिया कि अगर वे सुभाष के तरीकों से सहमत नहीं हैं तो वे कांग्रेस से हट सकते हैं। इसके बाद कांग्रेस कार्यकारिणी के 14 में से 12 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू तटस्थ बने रहे और अकेले शरद बाबू सुभाष के साथ रहे। 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ। इस अधिवेशन के समय सुभाष बाबू तेज बुखार से इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे और उनके साथियों ने भी सुभाष का कोई सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष ने समझौते के लिए बहुत ही कोशिश की, लेकिन गांधी जी और उनके साथियों ने उनकी एक न मानी। परिस्थितियां ऐसी बन गई कि सुभाष कुछ काम ही न कर पाए। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई है। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से ही अपनी पार्टी की स्थापना की। कुछ दिन बाद सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से ही निकाल दिया गया। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले ही फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू कर दी। 3 सितंबर 1939 को मद्रास में सुभाष को ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ने की सूचना मिली। उन्होंने घोषणा की कि अब भारत के पास सुनहरा मौका है, उसे अपनी मुक्ति के लिए अभियान तेज कर देना चाहिए। 8 सितंबर 1939 को युद्ध के प्रति पार्टी का रुख तय करने के लिए सुभाष को विशेष आमंत्रित के रूप में कांग्रेस कार्य समिति में बुलाया गया। उन्होंने अपनी राय के साथ यह संकल्प भी दोहराया कि अगर कांग्रेस यह काम नहीं कर सकती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक अपने दम पर ब्रिटिश राज के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा। अगले ही वर्ष जुलाई में कलकत्ता स्थित हालवेट स्तंभ, जो कि भारत की गुलामी का प्रतीक था, सुभाष की यूथ ब्रिगेड ने रातों रात वह स्तंभ मिट्टी में मिला दिया। सुभाष के स्वयंसेवक उसकी नींव की एक एक ईंट उखाड़ ले गए। यह एक प्रतीकात्मक शुरुआत थी। इसके माध्यम से सुभाष ने यह संदेश दिया था कि जैसे उन्होंने यह स्तंभ धूल में मिला दिया है, उसी तरह वे ब्रिटिश साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा देंगे। इसके परिणामस्वरूप अंग्रेज सरकार ने सुभाष सहित फॉरवर्ड ब्लॉक के सभी मुख्य नेताओं को कैद कर लिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष जेल में निष्क्रिय रहना नहीं चाहते थे। सरकार को उन्हें रिहा करने पर मजबूर करने के लिए सुभाष ने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। हालात खराब होते ही सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया, मगर अंग्रेज सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि सुभाष युद्ध के दौरान मुक्त रहे। इसलिए सरकार ने उन्हें उनके ही घर पर नज़रबंद करके बाहर पुलिस का कड़ा पहरा बैठा दिया था। दुर्घटना और मृत्यु की खबर
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफ़र के दौरान वे लापता हो गए। इस दिन के बाद वे कभी किसी को दिखाई नहीं दिए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बम वर्षक विमान से आ रहे थे कि 18 अगस्त को ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में उनके साथ सवार जापानी जनरल सोरदेई, पायलट तथा कुछ अन्य लोग मारे गए। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर्रहमान के अनुसार उनका अंतिम संस्कार ताइहोकू में ही कर दिया गया। सितंबर के मध्य में उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में रख दी गई। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 21 बजे हुई थी। स्वतंत्रता के पक्षपात भारत सरकार ने इस घटना की जांच करने के लिए 1956 और 1977 में 2 बार आयोग नियुक्त किया। दोनों बार यह नतीजा निकला कि नेताजी उस विमान दुर्घटना में ही मारे गए। 1999 में मनोज कुमार मुखर्जी ने नेतृत्व में तीसरा आयोग बनाया गया। 2005 में ताइवान सरकार ने मुखर्जी आयोग को बता दिया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था। 2005 में मुखर्जी आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने कहा कि नेताजी की मृत्यु उस विमान दुर्घटना में होने का कोई सबूत नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया। 18 अगस्त 1945 के दिन नेताजी कहाँ लापता हो गए और उनका आगे क्या हुआ, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा अनुत्तरित रहस्य बन गया। देश के अलग अलग हिस्सों में आज भी नेताजी को देखने और मिलने का दावा करने वाले लोगों की कमी नहीं है। फैजाबाद के गुमनामी बाबा से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य में जिला रायगढ़ तक में नेताजी के होने को लेकर कई दावे पेश किए गए, लेकिन इन सभी की प्रामाणिकता संदिग्ध है। छत्तीसगढ़ में तो सुभाष चंद्र बोस के होने का मामला राज्य सरकार तक गया, परंतु राज्य सरकार ने इसे हस्तक्षेप के योग्य न मानते हुए मामले की फाइल बंद कर दी।